हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में, और इस मुग़ल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुग़ल साम्राज्य किस तरीके से अंत होता है इसका, और किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है हमारे इंडिया में। ठीक है ना, हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेनियों ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश व्यापारियों ने हिंदुस्तान को ही क्यों चुना, वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो है मजबूर हुए ये लोग सिर्फ हिंदुस्तान पर व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये स्टार्टिंग होती है यहाँ से। देखिए, ये है मुग़ल एम्पायर। उस दौरान जब अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर हमला किया यानी आक्रमण किया था, तो उस समय भारत पर किसका शासन चल रहा था? मुग़लों का। किसका था? मुग़लों का। तो ये मुग़लों का शासन था, मुग़ल एम्पायर था। इसकी स्थापना हुई थी 1526 में। किसके द्वारा हुई थी? बाबर के द्वारा। ठीक है ना, मुग़ल सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। 1526 में की थी, पानीपत के युद्ध में। ठीक है, और इसमें उनकी जो मुकाबला हुआ था बाबर का, वो हुआ था इब्राहिम लोधी के साथ में, जो लोधी वंश का अंतिम बादशाह था। ठीक है, चलिए, ये तो बेसिक जानकारी थी हमारी। हम बात कर लेते हैं आगे। देखिए, उस दौरान ऐसा क्या था कि यहाँ पे आप देखेंगे भारत पर उस समय पुर्तगाली और स्पेनी दोनों लोग व्यापार क्या करते थे, और व्यापार करने के साथ साथ देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे व्यापार करते थे भारत पर पुर्तगाली और स्पेनी, क्योंकि भारत में 1498 में भारत पे कौन आया था? वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया था। ठीक है, वो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, तो ये से फिर उसके बाद बहुत सारे व्यापारी लोग यहाँ आने लगे, और आने के साथ उन्होंने क्या किया, यहाँ से माल लेते और वो अपने देश यानी पुर्तगाल लेकर जाते, और यहाँ से स्पेन लेकर जाते। इस प्रकार से उनका व्यापार बाकायदा चल रहा था भारत से, क्योंकि भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। भारत उस समय क्या था? विश्व का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, और भारत में विश्व का कम से कम 1/4 उस समय पूरे भारत में पूरे विश्व का 1/4 भाग उत्पादित किया जाता था, यानी कि लगभग 25%। कितना? लगभग 25% उत्पादन कहाँ से होता था? पूरे विश्व के उत्पादन में 25% उत्पादन भारत का ही होता था। मान लीजिए पूरे विश्व में 100% उत्पादन हो रहा है, 100% उत्पादन हो रहा है, उसमें से सबसे ज़्यादा भारत का 25% भारत अकेला ही उत्पादन करता था, बाकी 75% पूरा वर्ल्ड मिलकर उत्पादन कर पाता था। तो इतना ज़्यादा भारत उस समय उत्पादन होता था, और यही वजह थी कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत पर नज़र बनाए हुए थी, और वो चाहती थी कि भारत को कैसे भी करके यहाँ पर हम लोग व्यापार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। यही तो कारण था, और क्या हो सकता है। ठीक है, और उस समय मुग़ल बादशाह बाकायदा खूब अपने ठाट बाट से और खूब आराम जो है अमन और चैन के साथ जी रहे थे, और खूब अच्छा पैसा कमा रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे उस समय भारत को, यानी कि मुग़ल काल के दौरान क्या था? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। किसकी? सोने की चिड़िया। क्यों कहते थे? क्योंकि भारत में सबसे अपार संपदा थी। क्या थी? भारत में पूरे वर्ल्ड से ज़्यादा अपार संपदा भारत में थी। मैंने भी आपको बताया 1/4, यानी कि 1/4 जो GDP थी भारत की उस समय थी मौजूद। ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारत का कितना था? 25% उत्पादन था पूरे विश्व में। किसका? सिर्फ भारत का अकेला। पूरे विश्व से अगर कंपेयर करें तो 25% भारत ही उत्पादन कर पा रहा था। ठीक है, उस समय किसकी शासनकाल था? उस समय बादशाह अकबर का शासनकाल चल रहा था। किसका? बादशाह अकबर गद्दी पर बैठे हुए थे, और अकबर का शासनकाल चल रहा था। ये है अकबर, ये अकबर का शासनकाल है। अकबर का शासनकाल आता है 1556 से लेकर 1605 तक। कितना? 1605 तक अकबर का शासनकाल चलता है, और इस समय अकबर बादशाह भारत को कैसा अपार धन संपदा से भरपूर कर देते हैं, यार कि भारत को सोने की चिड़िया बना दी जाती है। इस शासनकाल के दौरान, किसके शासनकाल के दौरान? बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान भारत का जो देख पा रहे हैं आप, ये क्या थी? सोने की चिड़िया थी, और अपार धन संपदा थी। भारत के पास कोई धन संपदा की कमी नहीं थी, बहुत पैसा था। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे उसी दौरान जब भारत को आराम से अमन चैन के साथ रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, अच्छी खासी जो है धन संपदा थी भारत के पास में, और पूरे विश्व का 25% उत्पादन भी कर रहा था। प्रॉब्लम किस जगह पर थी? समस्या कहाँ पर थी? समस्या यहाँ पर स्टार्ट आ जाती है। कहाँ से? देखिए, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये है ब्रिटेन में जब गृह युद्ध हुआ। क्या हुआ? ब्रिटेन में
गृह युद्ध होता है। क्या होता है? ब्रिटेन में जब गृह युद्ध होता है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था टोटल किस पर थी? कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी यहाँ की अर्थव्यवस्था। और जब कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी तो जब गृह युद्ध हुआ तो भैया यहाँ का उत्पादन क्या हुआ? एकदम डाउन हो गया। इतना डाउन हुआ कि यहाँ की जो जीडीपी थी ना भाई, यहाँ की जो जीडीपी यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद था मात्र 3 से 4% था। किसका? ब्रिटेन का जो उत्पादन था वो कितना था? मात्र 3 से 4% उत्पादन था। उस समय ब्रिटेन की जो रानी थी वो थी रानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम के समय की बात बता रहे हैं आपको। तो हुआ क्या, जब इतनी बुरी हालात जब ब्रिटेन की थी, उत्पादन हो नहीं रहा था, हालात खराब थे, आर्थिक मंदी की जो है कगार में जो है ब्रिटेन चला जा रहा था। अब समस्या तो थी बहुत ज्यादा। हुआ क्या आगे ये हुआ कि देखिएगा आप, यहाँ पे पुर्तगाली और स्पेनिश बड़ा अच्छा लाभ कमा रहे थे। और जब ये लोग घूमते हुए जाते, यानी कि भारत से जो है माल अपने जहाज़ों पर लोड करते हुए जाते, तो ब्रिटेन के जो लुटेरे होते थे यानी कि जो नाविक होते थे वो क्या करते थे, यहाँ के जो कह सकते हैं पुर्तगाली और स्पेन के जो जहाज़ थे उनको लूट लिया करते, क्योंकि भाई उनकी जीडीपी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो इसी प्रकार से वो जो लूट जो है घसोट के अपना काम चला रहे थे। हुआ क्या, ऐसे में क्या हुआ, कुछ खास करके देखा जाए कुछ ब्रिटेनी व्यापारियों की नज़र पड़ती है, कहते इतना सारा माल ये लेकर आ कहाँ से रहे, आखिर यार है क्या, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर इतने सारे व्यापारी जाते हैं और अच्छा खासा माल कमा रहे हैं। और भाई जीडीपी यानी कि ब्रिटेन के मुकाबले जो पुर्तगाली और स्पेनिश थे बहुत पैसा कमा रहे थे, बहुत धनी देश होते चले जा रहे थे। भाई इनका भी मन हुआ और इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कब? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में 200 कितने दोस्तों, 200 ये देखिए 200 व्यापारियों ने, ब्रिटेन के 200 व्यापारियों ने, ये देखिए यहाँ लगाए, ब्रिटेन के 200 व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की। कब की इन्होंने? 1600 ईस्वी में। कब की? 1600 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, क्यों वो करते हैं 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ की अगुवाई में और उनके कहने पर जब इन्होंने उनसे इजाज़त ली, तो रानी एलिजाबेथ की इजाज़त मिलने के बाद में वहाँ के 200 व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1600 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य क्या था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि खास करके इंडिया के अंदर व्यापार करना चाहती थी। इससे पहले भी बहुत से अंग्रेजों ने ट्राई तो किया था, अकबर के साथ भी किया, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाई थी। लेकिन अब होगा क्या आगे, आप देख पा रहे हैं अकबर, ये देखिए ये है अकबर, बुढ़ापे पे सबका हुलिया बिगड़ जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है अकबर। ठीक है, अकबर का होगा क्या यहाँ पे उनका जो है कह सकते हैं वो खत्म हो गए, यानी कि वही वो यहाँ से निपट लिए। कब निपट लिए भाई? 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा सलीम बनता है, जिनका जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1569 में। कब? 31 अगस्त 1569 में इनका जन्म होता है। इनकी माँ का नाम है, क्या नाम है? मरियम उज जमानी। क्या नाम था? मरियम उज जमानी। इनकी माता का नाम है मरियम उज जमानी। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था कब? जहांगीर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 31 अगस्त 1569 में। बचपन का नाम इनका क्या था? सलीम। ठीक है ना। उसके बाद में जब इन्होंने राजगद्दी अपनाई, उस समय क्या मतलब डेट कौन सी थी जब ये राजा बने? तो जहांगीर जब राजा बने तो उस समय 24 नवंबर, डेट क्या सी थी? 24 नवंबर का समय था और 1605 की तारीख थी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? 1605 में 24 नवंबर 1605 में जहांगीर जो है यानी कि सलीम जो है वो जहांगीर के नाम से यानी कि पूरे जहान का बादशाह के नाम से वो किस पर? राजगद्दी पर बैठते हैं। किस राजगद्दी पर बैठते हैं? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत मुगल सल्तनत के बादशाह बनते हैं। कौन? सलीम, जिनका बचपन का नाम था, बाद में उनके किस नाम से उनको संबोधित किया गया? बादशाह जहांगीर। ठीक है, उसके बाद होता क्या, इनकी मृत्यु होने के बाद में लो जी देखिए यार कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है भारत आते हैं 1608 में। कब आते हैं? 1608 में
जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस जो हैं वो आते हैं और जहांगीर से परमिशन लेते हैं, किसकी? व्यापार करने की। शुरुआत में तो जहांगीर बिल्कुल मना कर देते हैं, जहांगीर है ये एकदम मना कर देते हैं कि भैया नहीं, यहाँ पे हम तुम्हें कोई परमिशन व्यापार करने की नहीं देंगे, और लीगली परमिशन तो मांग रहे हो बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे नॉर्मल जो लोग और भी पुर्तगाली हैं, स्पेनी, जैसे व्यापार कर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो कि यहाँ पे कंपनी स्थापित करके यहाँ व्यापार करेंगे तो ये हम नहीं कर पॉसिबल है, ये मुश्किल है। इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि उपहार बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, उपहार की बात अलग होती है, गिफ्ट वगैरह है। और फिर अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ थे ना, अंग्रेज़ों की गोरी मैम वगैरह हैं तो लोग लुभाव जाते हैं, इनकी भैया इनकी भावनाएं भाई डगमगा गई। हुआ क्या, मामला ये था, देखिए यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में इन्होंने खूब बहलाया फुसलाया, और ये देखिएगा ये हैं जहांगीर, ये एक पत्र लिख के दे देते हैं कि लो जी जाइए और आप व्यापार करिए, ठीक है। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो जाती है। कब स्थापित होती है? 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो जाती है। इससे पहले बहुत कोशिशें की उन्होंने, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई, तो इन्होंने कोशिशें तो बहुत की, अकबर के शासनकाल में भी कोशिशें की, लेकिन कोशिशें नाकाम रही। लेकिन बाद में इन्होंने जैसे तैसे करके जहांगीर को मना ही लिया। और जहांगीर तो आप जानते ही हो, थोड़ा बहुत नशीले वसीले थे, मतलब थोड़ा पियक्कड़ वगैरह थे, और पियक्कड़ होने की वजह से इन्होंने भाई देसी शराब को हटाकर इन्होंने बिल्कुल इंग्लिश जब शराब दी, ओहो जहांगीर तो मंत्रमुग्ध हो गए एकदम ही। हुआ क्या, तो देखिए यहाँ पे देखें, स्टार्टिंग में मना किया, लेकिन बाद में ये अंग्रेजों से इन्होंने क्या किया, बहुत बढ़िया, ये हाथ मिला लिए, देख रहे हैं आप, ये देखो हाथ मिला लिया और खुश हो गए दोनों के, चले ठीक है कोई बात नहीं। और जहांगीर ने भी सोचा यार व्यापारी हैं, व्यापार करेंगे, चल देंगे, क्या दिक्कत है, मुझे तो फायदा ही है ना। कई प्रकार का फायदा था, है ना। एक तो अच्छा खासा उपहार मिलता था, सोने चांदी के रूप में बढ़िया गिफ्ट मिलते थे, और देसी की जगह पर विदेशी शराब मिल रही थी एकदम बिल्कुल अंग्रेजी, तो दिक्कत क्या थी, बढ़िया था, मौज। अब होता क्या यहाँ पे, इससे क्या हुआ, जब परमिशन मिल गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में, बॉम्बे में, मद्रास और पटना में अपनी क्या की, इन्होंने कंपनियां स्थापित कर दी, ठीक है। और जब कंपनियां स्थापित करने के बाद में इनका मन अब नहीं भरा और अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा था, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने और प्रॉफिट पाने के लिए यहाँ पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरीके से बंगाल के अंदर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा बिजनेस का एक सिस्टम बना दिया और एक महल बना दिया। बिना परमिशन के महल बनाने से औरंगजेब नाराज हो गए, और औरंगजेब ने क्या किया कि यहाँ पर अपनी सेना भेज दी, जिससे बहुत बुरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सिपाही थे वो मारे गए, और मतलब मोस्टली हार का सामना करना पड़ा बेचारे। अब औरंगजेब ने सीधा बोल दिया भाई अब तुम्हारा कोई यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ से तुम 2-2-11 हो जाओ। लेकिन क्या कर सकते हैं ना, वही होता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बहरूपिये बहुत थे भाई, ये तो आप लिख के ले लो, बहुत ड्रामेबाज थे, इतने ड्रामेबाज भाई औरंगजेब के पैर की तरह गिर गए। और सर जी बस गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप एक बार माफ कर दीजिए, आगे से कभी गलती से नहीं होगा। अरे भैया औरंगजेब तो औरंगजेब थे, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, एक बार गलती हो गई, चल दोबारा नहीं होगी। तो भाई औरंगजेब जब तक भैया जिंदा रहे तब तक अंग्रेजों ने जी अपना सर नहीं उठा पाया, चुपचाप से व्यापार करते चूहे की तरह निकल लेते। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1707 में, कब होती है, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो बेचारे मृत्यु होने के बाद में यहाँ पे 1717 के आसपास एक पर्शियन बादशाह थे, उन्होंने भारत पर हमला किया, और वो इतने मतलब गुपचुप तरीके से घुसा कि मतलब किसी को पता ही नहीं चला कि औरंगजेब के बाद में लोग आपस में लड़ने लगे थे। देख रहे हैं, औरंगजेब की मरने के बाद लोग आपस में लड़ने लगे, किसकी, राजगद्दी के चक्कर में, कि भाई मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं। भाई जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी वो स्वतंत्र होने लगी, मतलब औरंगजेब का जो भय था वो खत्म हो चुका था। इसी का फायदा उठाते हुए पर्शियन बादशाह ने भारत पर हमला किया, और धीरे धीरे पश्चिमी क्षेत्र से चुपके आते आते डायरेक्ट फाइनली वो हिंदुस्तान में, हमारे खास करके दिल्ली के नज़दीक तक पहुंच गया। और भैया दिल्ली के बादशाह हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया आप एक काम करो, पैसा ले जाओ। तो भैया 17 करोड़ की संपदा दे दी, और भैया कोहनी हीरा दे दिया, और बहुत सारे बेशकीमती जो है मड़ियाँ दे दी, भैया तुम जाओ यहाँ से, और भैया हमें आज़ाद, मतलब हमें दिल्ली पे हमें राज करने दो। और पर्शियन बादशाह था, उसने भैया इतना सारा पैसा धन दौलत लूटी और भैया चल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, इन्होंने इसी समय पे घटना और लड़ गई। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की मृत्यु कर दी, मतलब मार दिया। मीर कासिम, क्यों आप जानते हैं उनके सिपाही थे, और उनकी गद्दारी की वजह से इन्होंने क्या किया, भैया इनको मार दिया गया सिराजुद्दौला को। और क्योंकि सिराजुद्दौला की बारिश से ना थी,
बहुत ज़्यादा सेना थी, अंग्रेज मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन षड्यंत्र के द्वारा इन्होंने इसका मुकाबला किया। षड्यंत्र क्या था, इन्होंने जो इनका एक पेशा मान लीजिए, जो इनकी सबसे बड़ी पहचान मान लीजिए, इन्होंने वही यानी कि रामबाण जो इनका तरीका था वो इन्होंने इस्तेमाल किया। वो क्या था देख सकते हैं आप, डिवाइड एंड रूल। क्या है ये, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इन्होंने फॉलो किया और हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया। और लड़ाने के बाद बंगाल के ये खुद नवाब बन गए, यानी कि बंगाल को इन्होंने अपने हाथ में कर लिया और उनको आपस में लड़ा दिया। और 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो उस समय जो है लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला, कौन थे, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध होता है। 1 लाख की सेना सिराजुद्दौला के पास थी, 1 लाख की सेना सिराजुद्दौला के पास थी, वहीं 17-18 हज़ार के आसपास सेना थी अंग्रेजों के पास में। लेकिन फिर भी अंग्रेजों की जीत होती है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी कि भैया उन्होंने इनके ही सेनापति मीर कासिम को क्या किया, अपने को लाभ दे दिया। किस चीज़ का लाभ दे दिया उन्होंने कि भैया इसको खत्म कर दीजिए, हम आपको अगला नवाब बना देंगे। और भैया मीर कासिम खुश, बहुत ज़्यादा खुश होने के बाद में हुआ क्या भैया कि सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई और भैया मीर कासिम को गद्दी दे दी गई। अब बात समझते हैं यहाँ पे, तो जब यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है तो फाइनली 1 लाख की सेना होने के बावजूद भी सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से हार जाता है और अपनों लोगों की गद्दारी की वजह से ही हारता है। और हारने के बाद में बंगाल के जो है कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो सैनिक जो ताकत थी वो अंग्रेजों के पास में आ जाती है। और बंगाल की जितने भी जो टैक्स वैक्स दिया करते थे वो सब बंद हो गया, उल्टा ही टैक्स लेने लगे। कौन, अंग्रेज लोग बंगाल में। ठीक है, हालात इतने खराब हो गए कि ये घेर के मारने लगे। और फाइनली ये था 1764 का बक्सर का युद्ध। ये 1764 का बक्सर का युद्ध, ये 2 युद्ध 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की किस्मत इनको तय करता है, अंग्रेजों की किस्मत तय कर देता है। क्योंकि 1757 में वो थोड़े मजबूत हो जाते हैं और 1764 में पूरे ही मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि ये बक्सर का युद्ध था। और यहाँ पे कोई ये नॉर्मल युद्ध नहीं था, कोई मामूली युद्ध नहीं था, क्योंकि इस युद्ध में मीर कासिम जो है शुजाउद्दौला, ये शुजाउद्दौला था, सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला और यहाँ तक कि देखा जाए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। कौन, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी, ये तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को हरा नहीं पाए और हार गए। और अंग्रेजों की जो सत्ता थी यहाँ पे बहुत मजबूत हो गई। और यहीं के बाद यहीं से उन्होंने बिहार पर, बिहार, झारखंड, बंगाल है ना, इन इलाकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद धीरे धीरे वो फैलते चले गए। आगे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ये है शाह आलम की फौज के साथ अंग्रेजों की लड़ाई, और यहाँ पे शाह आलम की फौज को भी वो हरा देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से भारतीय जमींदारों को देख पा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो है ब्रिटिश सरकार ने, इनकी ब्रिटिश जो जितने भी लोग थे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नरों ने कि यहाँ के भैया जमींदारों को अपने हाथ में ले लिया। भारतीय सरकार मतलब भारत के जितने जमींदार थे उनको हाथ में ले लिया, उनको मतलब कुछ लाभ दे देकर उनको जमींदारी दे दी गई, ऊंची ऊंची जमींदारी दे दी। उनसे कह दिया एक काम करो, हाँ भैया इतना परसेंट, 4 से 5%, 10 से 15% या 20 से 25% भैया हमें इतना टैक्स दे देना, जमा कर देना, बस उसके बाद जो पैसा है तुम मौज करो, कोई दिक्कत नहीं, उत्पादन में भैया हमें इतना % दे देना, बस बाकी तुम्हारा। जमींदार खुश थे, जमींदारों की स्थिति बढ़िया थी, क्योंकि बादशाहों के समय पे ऐसा नहीं था कि बादशाह जो फिक्स करते थे रेट वही उनको देना पड़ता था। अंग्रेजों ने फिक्स किया था कम कि जमींदारों को फायदा हो जाए। अब जमींदारों ने सिस्टम क्या किया कि अंग्रेजों को मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल 4 से 5% अंग्रेज ले रहे थे, जमींदारों ने किसानों पर 10 से 15 लेना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये, तो शोषण किसका हो रहा है इसमें, किसानों को हो रहा है। तो किसानों ने विद्रोह करना शुरू किया। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि यहीं पे अंग्रेज लोग देख पा रहे हैं, सिर्फ उन्होंने व्यापार ही नहीं, बहुत कई तरीके से जमीन से, पेड़ पौधों से, कई प्रकार की खनिज लवणों से उन्होंने धन संपदा उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया, धन संपदा इकट्ठी करनी शुरू कर दी और माला माल होते चले गए।
ठीक है। और यहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी लोग थे, खास करके अंग्रेजों को सपोर्ट मिलने लगा भारत के बुद्धिजीवियों का, खास करके जो समाज सुधारक थे उनका सपोर्ट मिलने लगा, क्योंकि जब 1813 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए ये लोग, तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे धर्म सुधारक जो लोग थे तो उनको अच्छा लगा, ये एजुकेशन बहुत अच्छी लगी, तो इस वजह से उन्होंने सपोर्ट कर दिया। इसका फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं 1829 का, जब राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक, जो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जो है विलियम बेंटिक का क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक है ना। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का सपोर्ट किया, और विलियम बेंटिक के सपोर्ट करने के बाद में जो है राजा राम मोहन राय क्या कर पाए, भारत से सती प्रथा का उन्मूलन कर पाए, यानी कि उसको खत्म कर पाए। एक बिल लेकर आया जिसमें सती प्रथा एक मतलब बिल्कुल तरीके से वर्जित कर दी गई, यानी कि उसको इलीगल घोषित कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1829 में। किसके सहयोग से, विलियम बेंटिक के सहयोग से। किसने करवाया, राजा राम मोहन राय ने करवाया था, ठीक है। तो ये बुद्धिजीवियों का भी इन्हें सपोर्ट मिलने लगा था, और यही सपोर्ट मिलने के कारण से हुआ क्या, फाइनली आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए 1857 की क्रांति हुई। क्या हुई, 1857 की जब क्रांति हुई तो भारत के बहुत सारे लोगों का सपोर्ट अंग्रेजों को मिला, इस वजह से 1857 क्रांति विफल हो गई। और बादशाह उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। और बहादुर शाह जफर द्वितीय का बहुत बुरी तरह से अपमान हुआ, और इनके बेटों को इनके सामने बहुत बुरी तरह से मार दिया गया, और इनको जो है रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया गया, और वहीं पे इनकी जो है मृत्यु हो गई। बहादुर से बताया जाता है कि बहादुर शाह जफर की अंतिम इच्छा थी कि वो हिंदुस्तान की सरजमी पर दफन हो, वहाँ पे उनकी जान निकले, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी ख्वाहिश को भी पूरा नहीं किया। और धीरे धीरे जो है अंग्रेज लोग थे वो भारत पर पूर्ण रूप से जो है ताकतवर होते चले गए, और इन्होंने षड्यंत्रकारी तरीके से एक ऐसा षड्यंत्र उन्होंने अपनाया, भाई यानी कि भारत के भाई भाई को आपस में लड़ा दिया, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा दिया धर्म के आधार पर, जो आज तक अभी तक लड़ाई चलती आ रही है। किसकी देन है ये, हिंदू मुस्लिम की अगर देन है तो किसकी देन है, ब्रिटिशों की देन है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को अगर लड़ना था तो मुगल काल में लड़ लेते, लेकिन मुगल काल में अगर मुगल काल इतने खतरनाक थे, बताया जाता है कि मुगलों ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया, अगर इतना अत्याचार किया गया होता तो एक भी हिंदू नहीं बचता, क्योंकि बादशाह थे वो लोग, उनका शासन चल रहा था। तो इससे साफ साफ नजर आता है कि ये जो रायता फैलाया हुआ है, ये जो अफवाह फैलाई हुई है हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का जो काम है, वो अगर है तो किसका है, वो है ब्रिटिश सरकार का, यानी कि अंग्रेजों का है। और आज भी वही चल रहा है, अंग्रेजों के जो है बोया हुआ जो बीज है वो पौधा बन चुका है, पूरा वृक्ष बन चुका है, और इस वृक्ष में फल भी आ रहे हैं, जिसके आधार पर आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी राजनीति करने लगते हैं आज की डेट में। उनको भी पता चल जाता है कि भैया आज हिंदू कौन है, आज मुस्लिम कौन है, इनमें से जो है देश से किसे निकालना है, किसको जो है भारत को कौन सा राष्ट्र बनाना है, कौन सा राष्ट्र नहीं बनाना है, ये सबको आज की डेट में जानकारी है। और हमारी मीडिया भी वही अंग्रेजों की चापलूसी तक करती रहती है, चुपचाप 24 घंटे मीडिया में दबा के वही चलता रहता है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ठीक है ना। तो क्या भाई ये जो बीज था वो किसने बोया था, ये अंग्रेजों ने, देखा आपने, ये अंग्रेजों का बीज बोया हुआ था, जो आज हमारी मीडिया भी बड़ा सर कर रही है उसी को, ठीक है ना। चलिए आप देखेंगे, और फाइनली इन्होंने मुगल साम्राज्य को ख़त्म करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐतिहासिक तरीके से भारत पर ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्य की स्थापना की। कहाँ पर, भारत पर, और संपूर्ण भारत को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी अंडमान निकोबार को भी आप देख लें, सारे इलाके को इन्होंने जीत लिया, किसी भी इलाके को नहीं छोड़ा, और फाइनली भारत को इन्होंने गुलाम बना लिया। और गुलाम बनाने के बाद बाकी इनकी हरकतें जो रही हैं ब्रिटेन की, बाकी हरकतें आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या रही, हिंदुस्तानियों पर क्या अत्याचार उन्होंने किया, किस प्रकार से हिंदुस्तानियों पर उन्होंने जुर्म किए, किस प्रकार से उन्होंने अफीम की खेती उगाने के लिए बेबस किया, नीली खेती उगाने के लिए बेबस किया, ठीक है ना, किस प्रकार से उनकी ज़मीनें उनसे छीनी गई, उनके खेत उनसे छीने गए, ये सारा जितना भी अत्याचार हो सकता था इन्होंने वो किया, चाहे वो सहायक संधि हो, चाहे वो राज झड़प नीति हो, चाहे वो आपका कह सकते हैं यहाँ पे लगाए गए जितने भी स्तंभरारी बंदोबस्त रहे हों, ये सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, और इन्होंने जितना शोषण कर सकते थे वो हमारे हिंदुस्तानियों का कर सकते थे। फाइनली इन्होंने भारतीय लोगों का सहयोग के लिए, उनको बुरा ना लगे, उनको भी किसी एक ऐसा विभाग मिले जो अंग्रेजी सरकार का विरोध ना हो सके, इसलिए उन्होंने एक सपोर्ट कर दिया, और ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी गई। कब की गई, द्वितीय जो है 1857 की क्रांति के बाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये छोटी सी जानकारी थी, आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, और इस जानकारी को अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी,
मुगलों को किस प्रकार से ब्रिटेन सरकार ने हराया और खास करके अंग्रेजों ने किस प्रकार से हिंदुस्तान पर कब्जा किया और कब से कब तक किया, ये सारी जानकारी मैंने यहाँ पे आपको बताई है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करना है। ध्यान रखिएगा चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।